Hello students, good afternoon. Now I am going to start your chapter 5.5 in topic न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो इसके मोटे तौर पर ये तो हम डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। F = ma, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं = डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, या सिंपली P अपॉन टी, और इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसकी जगह हम लिख सकते हैं mv अपॉन टी, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड भी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम है इनटू टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसे हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, the force on that object is directly proportional to the product of mass of that body and vector that is acceleration। ये इसकी सिंपल सी डेफिनीसन है। और अगर ये भूल जाओ तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन दैट बॉडी, और p की वैल्यू होती है mv। तो ये एक मोटे तौर पे मैंने शुरू में बता दिया है, लेकिन इससे पहले अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ रेफर्स व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट जीरो। फर्स्ट जो लॉ था, फर्स्ट लॉ वो बोलता था नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो। ये बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट होगी, इसका मतलब बॉडी चलेगी, यानी कि मूव करेगी, यानी कि देयर विल बी ए वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बोलता है व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी। नेट एक्सेलरेट, मैंने ये आपको बता दिया कि जब फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट होगी तो इसका मतलब वो मूव करेगी तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी होगी। तो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक टर्म है मोमेंटम, उसे हम पहले पढ़ेंगे। मोमेंटम एक्चुअल जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है वो बाद में आएगा। तो मोमेंटम हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल p से, जिसकी वैल्यू होती है mv, जहाँ पर m इज़ मास, v इज़ योर वेलोसिटी। अच्छा, ये है, इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या है? एक तो आपका मास है और एक वेलोसिटी है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। नंबर एक लेते हैं, मास का क्या महत्व है। मास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ मास व्हाइल स्टडीइंग मोमेंटम। मास ऑफ ए बॉडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मास डिटरमाइंस द इफेक्ट of force on its motion। कैसे, ये हम देखेंगे कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल एक, इसके अंदर एग्जाम्पल एक कार व ट्रक सेम स्पीड में लाने व रोकने में कम व ज़्यादा फोर्स चाहिए। यानी कि एक कार है वो हल्की होती है, मीन्स वेट इज़ लेस। एक ट्रक है
वो भारी होता है, मीन्स इट्स वेट इज़ वेरी मच हायर देन कार। तो ये बोलता है एक कार व ट्रक अगर सेम स्पीड में अगर हमें लाने हैं, यानी कि इसको भी v स्पीड पे लाना है, इसको भी v स्पीड पे लाना है, तो उसमें हमें इसके लिए हमें कम चाहिए फोर्स और इसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए। ऐसा ही अगर रोकें, ब्रेक अगर लगाएं तब भी कार हल्की है, इसमें फोर्स कम लगेगा और इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा ब्रेक लगाने में भी। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। व्हेन कार एंड ट्रक आर इन सेम स्पीड देन if they are moving with same speed then car requires less force and truck requires more force. Similarly, when brakes are applied then car requires less force and truck requires more force. चलो दूसरा क्या है, अगर ऊपर से दो पत्थर फेंकते हैं, एक हल्का है और एक भारी है, तो जो नीचे जो आदमी खड़ा है वो हल्के पत्थर को कैच करने में आसानी महसूस करेगा बशर्ते कि भारी पत्थर से हैं। स्टोन लाइट वेट एंड हैवी वेट। तो इसमें परेशानी किस में होगी, जो भारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स दैट्स वाई mass is an important पैरामीटर। इसका मतलब यहाँ पर भी मास ज़्यादा था ट्रक का और भारी पत्थर का भी मास ज़्यादा है, और यहाँ पर हल्का है और ये लाइट वेट के लिए ये हल्का है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा और यहाँ पर भी फोर्स ज़्यादा ही लगेगा कैच करने के लिए भारी चीज़ के लिए, इसलिए मास इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर। दूसरा है स्पीड, दैट इज दिस वेलोसिटी। ये बोलता है फॉर सेम मास, मान लो इस बॉडी का भी मास m है, इस बॉडी का भी मास m है, फॉर सेम मास सेम है, ग्रेटर स्पीड रिक्वायर्स, अगर इसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये बोलता है कि ज़्यादा स्पीड वाला ग्रेटर स्पीड रिक्वायर्स ग्रेटर अपोजिंग फोर्स। मतलब इसके लिए अपोजिंग फोर्स, जिसकी स्पीड ज़्यादा है इसके लिए अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा रहेगा एंड लेसर द स्पीड विल रिक्वायर लेसर अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये है, बहुत इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आगे चलते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पीड का भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को लिखने में और समझाने में टाइम लगता है, इसलिए आप मेरी वीडियो को स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल, एक ही मास के लिए तेज़ स्पीड की बुलेट आदमी को मार देगी। अगर आप बंदूक से गोली छोड़ें तो एक ही मास के लिए, मान लो बंदूक की गोली 4 ग्राम की है या 20 ग्राम की है, ये अगर हाई स्पीड से जाए, हाई स्पीड मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तभी आदमी को मार देगी। लेकिन यही बहुत धीरे जाए, बहुत धीरे, वेरी स्लो, तब ये नॉट एबल टू किल द पर्सन, डोंट किल। और ये यहाँ पर स्पीड अगर हायर है, हायर स्पीड मीन्स हायर स्पीड विल किल द पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक समय, इसका मतलब ये हुआ
कि एक समय में मोमेंटम में ज़्यादा बदलाव आता है। इफ़ देयर इज़ ए ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम देन वी वुड हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं एक बार और बोल देता हूँ इसे। यदि एक समय में मोमेंटम में ज़्यादा बदलाव हो, यानी कि P इज इक्वल टू एम बी में ज़्यादा बदलाव हो जाए एक समय में, कोई एक समय दे रखा है, अगर उस समय में अगर इसमें ज़्यादा बदलाव हो जाए देन इट विल रिक्वायर मोर फोर्स। सीधा सा ये है। अब इसका एक और उदाहरण लेते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। ये कहता है कि अगर इसमें ज़्यादा बदलाव है तो देन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को मैं P लिख रहा हूँ, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स। इसका मीनिंग क्या है? आप सभी लोगों ने क्रिकेट ज़रूर खेला होगा। तो जब बैट से बॉल लग के आती है और अगर आप कैच ले रहे हैं, तो अगर एक नया खिलाड़ी है, अगर आप नए बच्चे एकदम जाते हैं तो आप जो है डायरेक्ट ऐसे कैच लेते हैं। अगर हाथ ऐसे ही रखे तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी। लेकिन अगर बॉल आई और आपने हाथ पीछे खींचे यानी कि उससे ज़्यादा समय दिया है, तो इन दैट केस आपको कैच पकड़ने में चोट नहीं लगेगी। वही इसका मीनिंग है। मैं इसे एक बार आपके लिए एक बार किताब की भाषा में बता देता हूँ। क्रिकेटर कैच लेने के लिए समय बढ़ाते हैं, जो हाथ पीछे जो करते हैं वो जो समय बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाते हैं? कि अपने हाथ पीछे खींचते हैं जिससे कि कम अपोजिंग फोर्स लगे। अगर हाथ पीछे खींचेंगे तो अपोजिंग फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा और हाथ में चोट नहीं लगे। वहीं नया खिलाड़ी कम समय देता है, यानी कि वो हाथ अपने यहीं पे रखता है, तो उस टाइम पे कम समय देता है, इसलिए उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इसलिए उसके हाथ में चोट लग जाती है। इसीलिए दैट्स वाई फोर्स डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, दैट्स वाई फोर्स डिपेंड्स ऑन नंबर 1 किस पर? चेंज इन मोमेंटम दैट इज P, और नंबर 2 ऑन हाउ फास्ट का मतलब है समय ज़्यादा है या कम है। हाउ फास्ट द चेंज, मतलब ये है समय, टाइम कम है या ज़्यादा है, कम और या ज़्यादा चेंज इज़ ब्रॉट। ये दो चीज़ों पर मतलब निर्भर करता है। इट मीन्स ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर। वो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, इसे एक बार बैक करके भी आप सुन सकते हैं, स्टॉप कर आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन जाती है समझाने के चक्कर में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। अच्छा, अब यदि दो अलग अलग मास की बॉडी पर जो कि रेस्ट में है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट दोनों रेस्ट पोजीशन में है। यदि दो अलग अलग मास की बॉडी जो कि रेस्ट में है पर सेम फोर्स लगाया जाए, इन दोनों पर F1 F2 फोर्स लगाया जाए, नहीं सेम फोर्स इज सेम फोर्स लगाया जाए फॉर सेम टाइम भी सेम है, तो हल्की वाली जो है, यानी कि अगर इसका मास लेटस से 10 किलोग्राम है, इसका 20 किलोग्राम है, तो जो हल्का जो मास है उसकी स्पीड तेज़ होगी। ये स्पीड इट विल स्पीड अप फास्ट, यानी कि ये कम समय में ज़्यादा तेज़ स्पीड पकड़ लेगी। वहीं भारी जो है,
ज़्यादा समय में वही स्पीड पकड़ेगी। स्पीड अप स्लो, स्पीड अप स्लो, ठीक है जी। लगाया तो हल्की, लेकिन इन दोनों ही केस में बेशक इसकी ये तेज़ स्पीड पकड़ रही है, बेशक ये कम स्पीड पकड़ रही है, दोनों ही केसेस में चेंज इन मोमेंटम, इन बोथ केसेस चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर एक में टाइम कम है, इसमें तेज़ हो गया है तो मास कम है, इसमें मास ज़्यादा है तो स्पीड कम है, और ये किसको बैलेंस कर रहे हैं? एम और वी को। ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है। इसका मतलब ये जो है चेंज इन मोमेंटम विल रिमेन सेम, इसका मतलब ये है। दिस इज ओनली, यही जो है ये चीज़ ही न्यूटन के सेकंड लॉ का आधार है। दिस इज़ ओनली द बेसिस, ये जो स्टडी है दिस इज़ ओनली द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। तो इसको प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। अगर P1 इज इक्वल टू m1v1 है, P2 इज इक्वल टू m2v2 है, अगर इसका मास 2 है, 2 किलोग्राम है, v 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मास 5 है, वेलोसिटी दोनों केसेस में ये 10-10 रहेगा, 10-10 रहेगा। यदि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमने पहले भी सिद्ध कर दिया है, और भी सिद्ध कर देते हैं कि अगर आप एक किताब में देख लेना, वो लिखा है, एक सर्किल में एक बच्चा रस्सी में पत्थर बांधकर अपने हाथ से घुमा रहा है, इसे ऐसे घुमा रहा है, इस तरीके से घुमा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में ये कहता है कि अगर ज़्यादा स्पीड है तो ज़्यादा फोर्स उंगलियां लगाएंगी। अगर स्पीड ज़्यादा कर रहे हो आप तो आपकी उंगलियां पत्थर को रस्सी से घुमाने के लिए को ज़्यादा फोर्स चाहिए। और यदि ये रस्सी छोटी कर दी जाए, तब भी कम स्पीड के लिए भी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो दोनों ही केसेस में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इन केसेस में ग्रेटर एक्सेलरेशन और ग्रेटर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वेक्टर हो जाता है। तो इन केसेस में क्या हो जाता है, ये मोमेंटम वेक्टर हो जाता है, जो ये वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स है तो ये भी, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, मोमेंटम व चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव सेम डायरेक्शन। इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसकी भी दोनों की डायरेक्शन है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इन दोनों की सेम डायरेक्शन रहती है लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज स्ट्रिंग से पत्थर यानी कि रस्सी से पत्थर घुमाते वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस रिमेन्स सेम, बट एक की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। ये हो गया। अब इन सब चीज़ को आधार मानते हुए अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। न्यूटन्स सेकंड लॉ, अब आते हैं हम यहाँ पर। अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर एग्जैक्टली। तो ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली proportional
proportional to the applied force. लेट अस से फोर्स को हम इंडिकेट कर देते हैं F से. इसका मतलब दैट इज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. दिस इज़ कांस्टेंट. अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि इसका कहीं ऐसा लिखित में नहीं है, इस वजह से इसे हम एक ले लेंगे. ठीक है. फोर्स F है, ये फोर्स F है, डेल्टा T समय अंतराल है छोटा सा, और मास अब आगे हमें काम आएगा, वो m मास है, और वेलोसिटी आपको पता ही है, वो हम v से इंडिकेट करते हैं. तो अब आगे चलते हैं. वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पर कर दो लेट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v टू v प्लस डेल्टा v. मतलब थोड़ा सा चेंज आया है. तो इनिशियल जो हमारे पास इनिशियल जो मोमेंटम है p, वो सीधा है इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी. एंड ये डेल्टा v जब ये बदलाव होगा, इन दैट केस इट विल चेंज डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम विल बी m मल्टीप्लाई बाई डेल्टा v. ये हो जाएगा. अगर इसकी हम लिमिट ले लें, अब लिमिट का तो आपको पता है, लिमिट का मतलब हम टाइम को और छोटा करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस की ओर जा रहे हैं. फॉर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं, dP अपॉन dt. देयरफॉर F इज इक्वल टू, K को हम हटा रहे हैं, इसको मतलब एक मान लेते हैं, इसका कोई वो नहीं है, कहीं पे लिखित में नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इस वजह से दैट्स वाई वी आर टेकिंग इज इक्वल टू 1. इसका कहीं पे कोई यूज़ नहीं है. सो इस इक्वेशन के अनुसार हमारे पास आ गया dP अपॉन dt, और हम इसे लिख सकते हैं dmv अपॉन dt, और इसको हम लिख सकते हैं a कहाँ से आ गया, a को v को यहाँ से कन्वर्ट कर लो, m ऐसे ही रख लिया, v है मीटर पर सेकंड, मान लो ये डिस्टेंस अपॉन ये सेकंड, ये टाइम हो जाएगा, और एक टाइम ये है हमारे पास. तो ये क्या मीटर पर सेकंड क्या होता है, एक्सेलरेशन. इसकी जगह a लिख दीजिए, ये हो गया ma, और इसकी यूनिट है फोर्स की न्यूटन. ये है आपका सेकंड लॉ. ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. अब इसमें नोट नंबर 1, फॉर अगर f आपका 0 है, तो इन दैट केस उस केस में क्या होगा, उस केस में a विल बी इक्वल टू 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा. ठीक है. अब आइए पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर फॉर स्पेस का मतलब है XYZ डायरेक्शन. फॉर स्पेस fx इज इक्वल टू dpx अपॉन dt, fy इज इक्वल टू dpy अपॉन dt, fz इज इक्वल टू dpz अपॉन dt. अगर ये हम लिख देते हैं, और ये किसके बराबर होगा, ma x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होगा, ma y एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये किसके बराबर होगा, ma z, यानी कि ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा. यानी कि एक्सेलरेशन फोर्स को हमने 3 डायमेंशन में बांट दिया XYZ में, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी 3 डायरेक्शन में बढ़ जाएगा. इट मीन्स इफ फोर्स इज़ नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ फोर्स इज़ नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी,
बट मेक्स सम एंगल विद द वेलोसिटी, जो फोर्स है वेलोसिटी से कुछ एंगल बना रहा है, फोर्स वेलोसिटी से कुछ एंगल बना रहा है, उस ये वो कंडीशन है। देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, उस कंडीशन में इसके जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वो कंपोनेंट है वो चेंज होंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसके कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में आपके जो इसकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे विल बी वेलोसिटी चेंज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स, नॉर्मल मतलब ये 90 डिग्री, एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट नॉर्मल टू दी फोर्स, जो फोर्स से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बदलाव नहीं होगा। जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल में देखा था कि एक पत्थर हमेशा हॉरिजेंटल तो चलता है लेकिन वर्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चले ही, वर्टिकली वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। अच्छा, नंबर 3 इसका पॉइंट है। नंबर 3, सेकंड लॉ इज़ एप्लीकेबल, न्यूटन्स सेकंड लॉ इज़ एप्लीकेबल to an object if force is total external force। ये जभी तक एप्लीकेबल है जब फोर्स जो है किसी बॉडी पर ये वो है एक्सटर्नल फोर्स है, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ए एज ए होल, और एक्सेलरेशन वो एज ए होल है, पार्ट्स में नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि रिमेंबर इंटरनल फोर्सेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन फोर्स, इंटरनल फोर्स हमें इंक्लूड नहीं करने हैं। इसका चौथा पॉइंट है, फोर्थ चौथा पॉइंट, एज पर सेकंड लॉ फोर्स एट ए पॉइंट in space at a certain instant of time is related to a point that related to acceleration at that point at that instant, that is here acceleration is found at present time not by the history of motion। ये याद रखना, हम जो भी कुछ कैलकुलेट करते हैं वो हम प्रेजेंट कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं, ना कि प्रीवियस हिस्ट्री पे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ पर आपने के पास एक पत्थर यहाँ पे रखा था, वो आपने उठाया और वो यहाँ से फेंका, ये फेंक के ऐसे जा रहा है ये। तो जब ये गाड़ी निकल जाएगी ना, तो ये इस गाड़ी की स्पीड क्या थी, इसका डायरेक्शन नहीं स्पीड, तो ये जो स्पीड वगैरह और जो इसका एक्सेलरेशन था, अगर इसे आप फेंक देते हैं तो ये पुरानी मेमोरी को भूल जाएगा, पुरानी मेमोरी को, यानी कि ट्रेन कितनी स्पीड पे थी और क्या एक्सेलरेशन था, जब आप फेंक देंगे वो उसे याद रखेगा और उस मूवमेंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट का मतलब ये है। तो आपकी रेफरेंस के लिए, एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स at a point in space का मतलब है in xyz direction at a certain instant of time is related to acceleration at that point, acceleration at that point at that instant of time। ये मेरा ख्याल अब समझ में आ गया होगा कि उस इंस्टेंट पर, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में वो कैलकुलेशन होगी, ना कि प्रीवियस मेमोरी पर।
ये है इसका मतलब। चलो एग्जाम्पल अगर आप खुद देख लें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर कोई समस्या हो, चलो एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। जैसे कि आपका है एग्जाम्पल नंबर, अच्छा एग्जाम्पल नंबर जो 5.2 है वो बोलता है 5.2, ये कहता है ए बुलेट ऑफ मास। एग्जाम्पल 5.2, एक बंदूक की गोली है, उसका मास है 0.04 किलोग्राम। इसकी स्पीड है, स्पीड 90 मीटर पर सेकंड। स्पीड इसे v मान लो, v0 मान लो, मीटर पर सेकंड। एक ये हैवी बॉडी में या दीवार में मान लो ऐसे घुसती है। एंड स्टॉप्ड आफ्टर, जो गोली लगने के बाद ये थोड़ा सा चल के गड्ढा करके ये रुक जाएगी। आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ, वो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.6 मीटर इसने अंदर गई। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, क्या होगा? तो इसका हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला था सॉल्यूशन, वो है v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2as। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू, दैट इज़ ये डिस्टेंस, s विल बी इक्वल टू माइनस u² अपॉन 2as। ये इंडिकेट करता है अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिंग और अपोजिंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स को करता है। तो इसे अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -90 का होल स्क्वायर ये, और अपॉन 2, और ये है आपका s, ये d है आपका 0.6, विल बी इक्वल टू -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने निकाला यहाँ से एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, ये आप, दैट इज फोर्स इज इन, इसका मतलब क्या हुआ, ये है रिटार्डिंग, हियर रिटार्डिंग फोर्स फॉर दिस प्रेजेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास ये आया रिटार्डिंग फोर्स, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या निकलेगा, रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास ma इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है -6750 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.04, ये आ जाएगा -270 न्यूटन। जो इस पर एवरेज फोर्स जो इसका रहेगा अपोजिंग फोर्स, वो -270 न्यूटन रहेगा, ठीक है। चलो अगर ऐसे ही एग्जाम्पल 5.3 है, उसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसमें बोलता है कि, इसमें बोल नहीं रहा है, इसमें इक्वेशन दे रखी है डायरेक्ट कि ये इक्वेशन क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², हाफ GT², ये दे रखी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इस पर फोर्स हमें निकालना है एक्टिंग ऑन दिस। तो इसमें पहले निकालना है हमें v है dy अपॉन dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी u प्लस GT। इसे एक बार और इंटीग्रेट कीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g, दैट्स वाई, इसीलिए फोर्स विल बी इक्वल टू ma विल बी इक्वल टू mg न्यूटन, ये है। इसके बाद आता है एक टॉपिक इसी के ही अंदर, इम्पल्स। इम्पल्स को मैं पहले समझाई देता हूँ कि होता क्या है। इम्पल्स वो होता है कि कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे, जैसे कि आपने यहाँ पर बॉल फेंकी,
दीवार की ओर और वो एक साथ वापस आ गई। तो उस दीवार पर तो ये ज़रूर लगी, लेकिन वापस भी आई है, तो समय कितना लगा है उस दीवार पे? न के बराबर, बहुत कम समय। तो इम्पल्स का मतलब यही है कि वो बहुत कम समय के लिए फोर्स लगा है। इम्पल्स जब एक गेंद को दीवार पर फेंकते हैं या मारते हैं तो बहुत कम समय के लिए ज़्यादा फोर्स के साथ गेंद दीवार पर रुकती है। मतलब जब आप फेंकेंगे तो फोर्स ज़्यादा रहता है लेकिन समय बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी यह फोर्स गेंद के मोमेंटम को रिवर्स कर देती है। जब आपने दीवार पर फेंका, बहुत कम समय, फोर्स ज़्यादा था, बहुत कम समय के लिए इस पर दीवार पर लगा, फिर भी ये जो है उस गेंद को रिवर्स कर देती है, दूसरी दिशा में फेंक देती है। ऐसी स्थितियों में जब ज़्यादा फोर्स थोड़े समय के लिए काम करता है, तब फोर्स व टाइम ड्यूरेशन को निश्चित करने में परेशानी आती है। ऐसे टाइम पे हम जो है फोर्स और फोर्स मल्टीप्लाई बाई टी, टाइम को निकालने में, यानी कि ये क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू होता है मोमेंटम, उसको निकालने में परेशानी आती है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास टाइम और फोर्स है तो हम मोमेंटम वी कैन कैलकुलेट इन दिस केस। जब कम समय के लिए ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो हम बोलते हैं उस मल्टीप्लिकेशन को, F मल्टीप्लाई बाई टी को हम बोलते हैं इम्पल्स। दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम इज़ नोन एज इम्पल्स। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है? आई थिंक नो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इज़ नोन एज इम्पल्स। दैट इज़ अगर इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी, और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स when a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called impulsive force। impulsive force क्या होता है, जब एक लार्ज फोर्स को थोड़े समय के लिए, लेस टाइम के लिए अगर उसका प्रयोग किया जाता है, then it produces finite change in momentum। ठीक है, ये एग्जाम्पल नेक्स्ट आप खुद कर लेना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5.6 न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, हैव ए नाइस टाइम।